एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अपने बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम मृदा के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने मृदा का वर्गीकरण किया था। और आज की वीडियो में हम मृदा के जो कुल कितने प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, भौगोलिक आधार पर हम मृदा के प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रकार है वो है टुंड्रा प्रदेशीय मृदा। टुंड्रा प्रदेशीय मृदा। देखिए, टुंड्रा प्रदेशीय जो मृदा है वो ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जहाँ पर बहुत अधिक ठंड होती है। जैसे हमारे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, तापमान हमेशा माइनस में रहता है, ऐसे क्षेत्रों में टुंड्रा प्रदेशीय मृदा का विस्तार पाया जाता है। और यह जो इस मृदा की जो ऊपरी परत है वो हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई होती है, इसलिए यहाँ पे इतने ठंडे वातावरण में इतनी सब जगह बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए इस वजह से यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पति विकसित नहीं हो पाती है। यहाँ पर केवल काई और लीचन और शैवाल, केवल काई, लीचन और शैवाल के अलावा यहाँ पे कोई भी वनस्पति विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि यह बहुत ठंडे वातावरण में यह मृदा पाई जाती है। यह टुंड्रा प्रदेशीय मृदा जो टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों में विशेष रूप से पाई जाती है, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। अगली प्रकार की हमारी मृदा है वो है पोडजोल मृदा। पोडजोल मृदा, देखिए, जो पोडजोल मृदा है वो टुंड्रा प्रदेशीय क्षेत्रों से थोड़े नीचे हम आते हैं, नीचे अक्षांशों में। तो कोणधारी वनों के क्षेत्रों में कोणधारी वन, देखिए, जो हमारे टुंड्रा प्रदेश से जो मृदा है वो तो मिलती है 90 डिग्री अक्षांशों पर, ठीक है। और 90 डिग्री अक्षांशों से हम थोड़े नीचे आते हैं तो इससे आप देख सकते हैं जो 80 डिग्री अक्षांश है, 80 डिग्री अक्षांशों पर हमें जो कोणधारी वन मिलते हैं। कोणधारी वनों के क्षेत्र में यह पोडजोल प्रकार की मृदा है वो पाई जाती है, ठीक है। इसमें जो कोणधारी वनों की जो नुकीली पत्तियां होती है, वह नुकीली पत्तियां जब जमीन पर गिरती है तो उनमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, और अम्ल की मात्रा अधिक होने के कारण से वहाँ के जो मृदा के जो जीवाश्म है वो नष्ट हो जाते हैं, और यह भी एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है। उसके बाद अगली मृदा है लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा, देखिए, लाल पीली जो मृदा है यह भी एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो अयन रेखीय क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा भी अधिक होती है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, तापमान अधिक और वर्षा भी अधिक होने के कारण से मृदा का जो ऊपरी तत्व है वो जल के साथ घुलकर निचले तत्वों में चले जाते हैं, जिससे हम कहते हैं निक्षलन की क्रिया। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा है कि जो मृदा की जो अति आर्द्र क्षेत्रों में क्या होता है, जब मृदा की जो ऊपरी परत है, इस ऊपरी परत में जो आवश्यक तत्व होते हैं जो सिलिका और एल्यूमिनियम होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम जो घुलनशील होते हैं, जो जल में घुलनशील होते हैं, वो जल के साथ, वर्षा के जल के साथ घुलकर निचली परतों में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं निक्षलन की क्रिया, निक्षलन। और निक्षलन की क्रिया के कारण जो आवश्यक जो तत्व हैं वो बहकर नीचे चले जाते हैं, और मृदा की ऊपरी परत पर केवल जो अनावश्यक तत्व हैं वो ही मौजूद रह जाते हैं। इसलिए यह भी एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली मृदा है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, तो देखिए, यह मृदा भी विश्व के ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर जलवायु उष्ण और आर्द्र जलवायु होती है। ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट मृदा का विस्तार पाया जाता है। और इस मृदा में भी क्या होता है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा अधिक होती है, उन क्षेत्रों में निक्षलन की क्रिया के द्वारा मृदा के आवश्यक तत्व निचली परतों में चले जाते हैं और ऊपरी परतों में केवल अनावश्यक तत्व ही मौजूद रह जाते हैं। इसलिए यह भी मृदा एक अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है। और इस मृदा का रंग लाल होता है, इस मृदा का रंग लाल होता है लोहा अंश की अधिकता के कारण। किसके कारण? लोहा अंश की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग
लाल होता है, इसलिए इसको कहते हैं लेटेराइट मृदा। मतलब इस मृदा में लोहंस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है और इसलिए हम इसको लेटेराइट मृदा भी कहते हैं। और यह भी एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है, क्योंकि इसके भी जो आवश्यक तत्व हैं वो ऐसे, यह जो मृदा है वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और तापमान भी अधिक होता है, मतलब उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में। तो ऐसे क्षेत्रों में भी निक्षलन की क्रिया होती है और निक्षलन की क्रिया के द्वारा जो आवश्यक तत्व नीचे चले जाते हैं और ऊपर केवल अनावश्यक तत्व ही मौजूद रहते हैं, उनमें कृषि कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगले प्रकार की जो मृदा है वो है प्रेरी मृदा। प्रेरी मृदा, तो देखिए प्रेरी जो मृदा है वो पाई जाती है प्रेरी, जो उत्तरी अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरी नामक घास के मैदानों में यह मृदा पाई जाती है और यह एक उपयुक्त मृदा, मतलब उपजाऊ मृदा मानी जाती है। उपजाऊ मृदा, उपजाऊ मृदा, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है। और इसी मृदा में जो प्रेरी घास के मैदान है, जो उत्तम घास इस मृदा के अंतर्गत विकसित की जाती है। मतलब इस मृदा में जो घास है, जो प्रेरी नामक जो घास है, यह घास इस मृदा में उगाई जाती है, ठीक है। तो यह एक उपयुक्त या फिर उपजाऊ मृदा मानी जाती है जो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों में पाई जाती है। और इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है और जीवाश्म की मात्रा अधिक होने के कारण इस मृदा का रंग कैसा होता है? काला। काला रंग क्यों होता है? जीवाश्म की अधिकता के कारण। जीवाश्म की अधिकता के कारण इस मृदा का रंग काला होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी प्रेरी मृदा। उसके बाद हम अगली मृदा की बात करते हैं। अगली मृदा है चीर्णोजम मृदा। चीर्णोजम मृदा, तो यह मृदा भी एक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। उपजाऊ मृदा, इसमें भी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और इस मृदा में जो कृषि कार्य है वो भी अब बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। यह चीर्णोजम जो घास के मैदान है, चीर्णोजम घास के मैदानों में यह मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम देखें तो यह इस मृदा का जो विस्तार है वो हंगरी के मध्य साइबेरिया तक, हंगरी के मध्य और साइबेरिया तक, हंगरी के मध्य भाग से लेकर साइबेरिया तक इस मृदा का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। चीर्णोजम मृदा, यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में भी प्रेरी जो मृदा है, प्रदेश के पश्चिम में यह मृदा मिलती है। जो उत्तरी अमेरिका में और दक्षिण अमेरिका में जो प्रेरी घास के मैदान है उसके पास भी यह जो चीर्णोजम मृदा पाई जाती है, ठीक है। और इसमें ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त होती है, उपयुक्त मानी जाती है। कृषि के लिए यह मृदा बहुत अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि इसमें भी ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह भी एक उपजाऊ मृदा मानी जाती है। उसके बाद अगली प्रकार की जो मृदा है वो है गहरी व हल्की भूरी मृदा। गहरी व हल्की भूरी मृदा, भूरी मृदा, तो यह जो गहरी और हल्की भूरी जो मृदा है इसका रंग भूरा होता है, रंग भूरा होता है इसका। और इसमें ह्यूमस की मात्रा की थोड़ी कमी पाई जाती है। ह्यूमस की कमी होने के कारण से इसमें कृषि कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें यह एक अनुपजाऊ मृदा ही मानी जाती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। और यह भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र में यह मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें ह्यूमस की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, इसलिए इसमें कृषि कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिंचाई के द्वारा इसमें कृषि कार्य की जा सकती है। उसके बाद अगली प्रकार की मृदा है मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा, तो देखिए मरुस्थलीय जो मृदा है वो ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे मरुस्थल का विस्तार होता है, जहाँ पे तापमान अधिक होता है और वर्षा कम होती है। मतलब तापमान तो होता है लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक और वर्षा 10 डिग्री सेंटीमीटर से भी कम होती है। ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाता है और यह मृदा भी एक बिल्कुल अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है। यह एक रेतीली भूरी मृदा होती है, ठीक है। और इसमें कोई भी वनस्पति या फिर कोई भी कृषि कार्य इसमें करना मुश्किल होता है। जैसे इसमें इस मरुस्थल जो मृदा है उसमें केवल कंटीली झाड़ियाँ, कांटेदार वृक्ष ही इस मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है।
तो इस जो मरुस्थलीय मृदा है, लेकिन इस मृदा में भी वर्तमान समय में मरुस्थलों में भी सिंचाई के साधन वहाँ तक पहुँचाकर कृषि कार्य थोड़ा यहाँ पे करना शुरू कर दिया है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में हम देखें तो पश्चिमी राजस्थान में जो जोधपुर, गंगानगर है, बाड़मेर है, उस क्षेत्र में जो इंदिरा गांधी नहर है, IGNP इंदिरा गांधी नहर के द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्र को बिल्कुल हरा भरा कर दिया गया है। ठीक है, तो यह हमारी है मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगली मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा, तो देखिए हम जलोढ़ मृदा के बारे में भी हम देखें तो यह एक सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है। उपजाऊ मृदा, क्योंकि यह एक नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, जिसे काप मिट्टी भी कहते हैं हम। यह जो जलोढ़ मृदा है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा होती है, जो मैदानी भागों में बिछा दी जाती है, और यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है, क्योंकि इसमें आवश्यक तत्व, जो कृषि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है वो इसमें आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसलिए यहाँ पे यह जो जलोढ़ मृदा है यह मैदानी भागों में, जो नदी घाटियों के जो मैदानी भाग है, नदी घाटियों के मैदानी भागों में ये मृदा पाई जाती है। और भारत में भी हम देखें तो भारत का जो उत्तर का जो विशाल मैदान है उसमें इसी मृदा का विस्तार है, इसलिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चावल है, गन्ना है, कपास है, इन सभी का फसलों का उत्पादन इस क्षेत्र में विशेष रूप से किया जाता है। तो यह एक सबसे उपजाऊ मृदा मानी जाती है। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। उसके बाद हम अगली मृदा के बारे में देखें तो अगली मृदा है पर्वतीय मृदा। अगली है अपनी पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, देखिए पर्वतीय मृदा ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय ढाल होते हैं। तो पर्वतों में पाई जाने वाली मृदा को हम कहते हैं पर्वतीय मृदा। और यह मृदा कृषि के लिए बिल्कुल अनुपजाऊ मानी जाती है। अनुपजाऊ, क्योंकि इसमें जो आवश्यक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है, कृषि के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका इसमें अभाव होता है, इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है, इसलिए यह कृषि के लिए उपयुक्त मृदा नहीं पाई जाती है। और इसकी जो परत होती है बिल्कुल पतली होती है, इस मृदा की परत पतली होती है, क्योंकि इस मृदा का जो विस्तार है वो केवल जो पहाड़ी क्षेत्र के जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, बजरी है या फिर शिला चट्टानों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इनके द्वारा ही इस मृदा का निर्माण किया जाता है। इसलिए यह जो मृदा है बहुत इसकी परत बहुत पतली होती है, इसमें कोई भी आवश्यक तत्व, कृषि के लिए आवश्यक तत्व, पोषक तत्व इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं, इसलिए यह मृदा कृषि के लिए बहुत अनुपयुक्त मानी जाती है। और इस मृदा का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। उसके बाद हमारी आखिरी मृदा है वो है दलदली मृदा। अगली हमारी है दलदली मृदा। दलदली, देखिए दलदली मृदा विशेष रूप से कहाँ पर मिलती है? दलदल क्षेत्रों में। दलदल क्षेत्र है वहाँ पे दलदली मृदा का विस्तार पाया जाता है, जहाँ पे कोई भी वनस्पति विकसित नहीं होती है। केवल इन क्षेत्रों में कोई छोटी छोटी जो वनस्पति है वो सड़ गल के दब जाती है, बस इसी प्रकार की छोटी छोटी वनस्पति यहाँ पे विकसित होती है। लेकिन यहाँ पे विशेष रूप से कृषि कार्य बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, कृषि कार्य नहीं किया जाता है, कृषि कार्य इन क्षेत्रों में नहीं किया जाता है, क्योंकि दलदल होने की वजह से कृषि करना संभव इन क्षेत्रों में नहीं होता है। लेकिन अब वर्तमान समय में दलदल को थोड़ा दलदल का जो पानी है वो थोड़ा निकाल कर इसको कुछ मात्रा में कृषि के योग्य बनाया जा रहा है। जैसे पश्चिम बंगाल में जो दलदल, जैसे सुंदरवन का डेल्टा है उसके पास मैंग्रोव वनस्पति होती है, उसके पास का जो दलदल क्षेत्र, उस दलदली क्षेत्र में भी जूट के जो कृषि है वो की जा रही है। उसका थोड़ा दलदल क्षेत्र को थोड़ा पानी की निकासी करके, पानी का निकास करके उस क्षेत्र में जूट की कृषि की जाती है। तो यह है हमारी विभिन्न प्रकार की मृदाओं के प्रकार। पहले हमारी मृदा थी टुंड्रा प्रदेशीय मृदा, जो टुंड्रा प्रदेश में मिलती है। दूसरी हमारी है पोडजोल मृदा, जो टुंड्रा प्रदेश से थोड़ा नीचे और नीचे के क्षेत्र हैं जहाँ पे कोणधारी वन पाए जाते हैं, उन क्षेत्र में मिलती है पोडजोल मृदा। उसके बाद हमारी मृदा है लाल पीली मृदा। उसके बाद है लेटेराइट मृदा, जिसका रंग लाल होता है लोएंस की अधिकता के कारण। उसके बाद है प्रेरी मृदा, जो प्रेरी घास के मैदानों में पाई जाती है, बहुत ही घास के लिए उपयुक्त मृदा मानी जाती है। उसके बाद है चुनोजम मृदा, ये भी एक उपजाऊ मृदा मानी जाती है और इसका जो विस्तार है वो हंगरी से लेकर साइबेरिया तक इस मृदा का विस्तार है। उसके बाद अगली मृदा है हल्की गहरी और हल्की भूरी मृदा, ठीक है। उसके बाद है मरुस्थलीय मृदा और
उसके बाद है जलोढ़ मृदा जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है कृषि के लिए। उसके बाद अपनी है पर्वतीय मृदा जो कृषि कार्य के लिए बिल्कुल अनुपजाऊ मृदा मानी जाती है क्योंकि इसकी परत बहुत पतली होती है और इसका निर्माण केवल पर्वत के जो कंकर पत्थर है या फिर छोटे छोटे चट्टाने हैं इनके द्वारा ही इसका निर्माण होता है। उसके बाद हमारी है दलदली मृदा जो दलदल क्षेत्रों में पाई जाती है। तो ये है हमारे आज की वीडियो में मृदा के जो विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।